स्वागत है फ्रेंड्स स्टार्ट टू बेसिक चैनल में आप लोगों का। फ्रेंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी के माध्यम से हिंदी मीडियम से, और हम पढ़ रहे हैं लेसन 6 चैप्टर 6। इसके अंतर्गत हम मृदा के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है और उसी के संदर्भ में ये दूसरा पार्ट है। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाकर के पहले पार्ट को देख लें। आइए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे मिट्टियों का वर्गीकरण, मृदा का वर्गीकरण, जिसमें हमने जलोढ़ मृदा को कंप्लीट कर लिया था और आज जो है रेस्ट जितने भी मृदा हैं उसके बारे में इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है फ्रेंड्स काली मृदाएं, काली मिट्टी। कह रहा है काली मृदाएं दक्कन के पठार के अधिकतर भाग पर पाई जाती हैं। दक्कन का पठार आप लोगों को पता है, जैसे अगर हम इस तरह से देख लें भारत के अगर मैप को, तो ये जो पार्ट है ये क्या है, तो है ये दक्कन का पठार है। और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स क्या क्या आता है, तो देखिए महाराष्ट्र का कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ भाग क्या हैं, तो शामिल हैं। गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों, दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में गहरी काली मृदाएं पाई जाती हैं। इन मृदाओं को क्या बोलते हैं, तो देखिए जो काली मृदा है, काली मिट्टी है, इसको हम क्या कहते हैं, रेंगर कहते हैं। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बनता है कि रेंगर मृदा किस मृदा को कहते हैं, तो किस मृदा को कहते हैं, तो काली मृदा को कहते हैं। और यह किसके लिए उपयोगी है, तो कपास के लिए, इसीलिए इसे कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है। आमतौर पर काली मृदाएं क्या होती हैं, मृणमय होती हैं, गहरी और अपारगम्य होती हैं। मतलब अपारगम्य होती हैं, मृणमय होती हैं। अपारगम्य का मतलब क्या होता है, इनमें जल जो है प्रवेश नहीं करता है, ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं, अपारगम्य होती हैं। और गहरी होती हैं, मतलब ये जो है ये गहराई तक पाई जाती हैं। ये मृदाएं गीले होने पर क्या होती हैं, फूल जाती हैं और चिपचिपी हो जाती हैं। सूखने पर ये सिकुड़ जाती हैं। इस प्रकार शुष्क ऋतु में इन मृदाओं में चौड़ी क्या होती है, दरारें पड़ जाती हैं। ये आप देख सकते हैं दरार जो मिट्टी में, ये जो है काली मिट्टी, आप देख सकते हैं कि क्या हुई, सूखने पे इनमें देखिए दरारें पड़ गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इनमें स्वतः जुताई हो गई हो। नमी के धीमे अवशोषण और नमी के क्षय की इस विशेषता के कारण काली मृदा में एक लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। इसके कारण फसलों को, विशेष रूप से वर्षाधीन फसलों को शुष्क ऋतु में भी क्या होती है, नमी मिलती रहती है और ये फलती फूलती रहती है। मतलब इसमें बारिश अगर कम भी हो तो इसमें नमी ज़्यादा बनी रहती है। रासायनिक दृष्टि से काली मृदा में क्या क्या पाया जाता है, तो देखिए चूना, लौह, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें पोटास की मात्रा भी पाई जाती है। अभी हमने जो है जलोढ़ मृदा में क्या पढ़ा, तो पोटास और फास्फोरस की मात्रा इनमें भी पाया जाता है। इनमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की क्या होती है, कमी होती है, जबकि फास्फोरस जो है जलोढ़ मृदा में ज़्यादा पाई जाती है। इस मृदा का रंग गाढ़े काले और स्लेटी रंग के बीच की विभिन्न आभाओं का होता है। क्या होता है, गाढ़े काले रंग और स्लेटी रंग के बीच। तो ये हमने काली मृदा को देखा। लाल मृदा और पीली मृदा के बारे में देख लेते हैं। लाल मृदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भागों में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहां रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। पश्चिमी घाट के गिरिपथ क्षेत्र की एक लंबी पट्टी में क्या है, तो लाल दुम्मिट मिट्टी पाई जाती है। पीली और लाल मृदाएं उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भागों और मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी भागों में पाई जाती हैं। इस मृदा का लाल रंग रवेदार तथा कायांतरी चट्टानों में लोहे के व्यापक विसरण के कारण होता है। मतलब लाल रंग क्यों होता है, तो लोहे का व्यापक जो विसरण हो जाता है, इसके कारण इनका रंग कैसा दिखता है, लाल दिखता है। जलयोजित होने के कारण यह पीली दिखाई पड़ती है। महीन कणों वाली लाल और पीली मृदाएं क्या होती हैं, सामान्यतः उर्वर होती हैं, और इसके विपरीत मोटे कणों वाली जो उच्च भूमियों की मृदाएं अनुर्वर होती हैं। मतलब इसी में जो महीन कण की मृदा है वो क्या होगी, उर्वरक होगी, और जो मोटे कण की होगी वो मृदा क्या होगी, अनुर्वर, मतलब अनुपजाऊ होगी। इनमें सामान्यतः नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमस की क्या होती है, कमी होती है। लैटराइट मृदाएं देख लीजिए। लैटराइट मृदाएं, लैटराइट क्या है, एक लैटिन शब्द लेटर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ईंट होता है।
लेटराइट मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती हैं। जहाँ तापमान क्या होता है, बहुत ऊंचा होता है और वर्षा क्या होता है, भारी होता है। ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षारण का परिणाम है। वर्षा के साथ चूना और सिलिका से निक्षालित हो जाती हैं तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती हैं। उच्च तापमानों में आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की मात्रा को क्या करते हैं, तेजी से नष्ट कर देते हैं। इन मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस, फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है तथा लौह अयस्क ऑक्साइड और पोटास की कमी होती है। कह रहा है लौह अयस्क और पोटास की अधिकता होती है। परिणाम स्वरूप लेटराइट मृदाएं कृषि के लिए क्या है, पर्याप्त उपजाऊ नहीं है। फसलों के लिए उपजाऊ बनाने के लिए इन मृदाओं में खाद और उर्वरकों को क्या है, भारी मात्रा डालनी पड़ती है। कहाँ कहाँ ये मिट्टी पाई जाती है, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए लाल लेटराइट मृदाएं अधिक उपयुक्त हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ बन जाता है कि काजू के वृक्षों के लिए किस तरह की मृदा है, तो लेटराइट मृदा है। ठीक है। मकान बनाने के लिए लेटराइट मृदाओं का क्या करते हैं, प्रयोग हम ईंट बनाने में किया जाता है। इन मृदाओं का विकास मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में हुआ है। लेटराइट मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। शुष्क मृदाएं देख लीजिए। शुष्क मृदाओं का रंग क्या होता है, लाल से लेकर के किशमिश तक होता है। किशमिश का जो रंग होता है उस तरह का होता है और इसकी संरचना बलुई और प्रकृति से लवणीय होती है। कुछ क्षेत्रों की मृदाओं में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इनमें पानी की वाष्पीकृत करके नमक क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। शुष्क जलवायु, उच्च तापमान और तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस क्या होता है, कम होता है। अब देखिए जहाँ तीव्र क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, वहाँ मृदाओं में क्या होगी, नमी और ह्यूमस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसमें नाइट्रोजन क्या होता है, अपर्याप्त और फास्फोरस सामान्य मात्रा में होती है। नीचे की ओर चूने की मात्रा के बढ़ते जाने के कारण निचले संस्तरों में कंकड़ों की क्या होती है, परतें पाई जाती है। मतलब नीचे की तरफ जो है चूने की मात्रा के वजह से कंकड़ की जो है बनावट जो है बन जाती है। मृदा के तली संस्तरों में कंकड़ों की परतों के बनने के कारण पानी का रिसाव सीमित हो जाता है। इसलिए सिंचाई किए जाने पर मृदाओं में पौधों की सतत वृद्धि के लिए नमी सदा उपलब्ध रहती है। ये मृदाएं विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति वाले कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो राजस्थान में अविलक्षण रूप से विकसित हुई हैं। ये मृदाएं अनुर्वर हैं, मतलब अनुपजाऊ हैं, क्योंकि इनमें ह्यूमस और जैव मात्रा के पदार्थ क्या है, कम पाए जाते हैं। ये शुष्क मृदा आप देख सकते हैं जो खासकर कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान के क्षेत्र में पाया जाता है। अब लवण मृदाएं क्या हैं, तो ऐसी मृदाओं को क्या हम कहते हैं, तो ऊसर मृदा भी कहते हैं। लवण मृदाओं में क्या होता है, तो सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की क्या होता है, अनुपात अधिक होता है। मतलब जिन मृदाओं में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है वे क्या होती हैं, अनुर्वर होती हैं और इसमें किसी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती है। मुख्य रूप से शुष्क जलवायु और खराब अपवाह के कारण इन लवणों की मात्रा बढ़ती जाती है। ये मृदाएं शुष्क और अर्धशुष्क तथा जलाक्रांत क्षेत्रों और अनुपों में पाई जाती हैं। इनकी संरचना बलुई से लेकर दुमटी तक होती है। इनमें नाइट्रोजन और चूने क्या होती है, कमी होती है। लवण मृदाओं का अधिकतर प्रसार कहाँ कहाँ है, तो पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा और पश्चिमी बंगाल के सुंदरबन क्षेत्रों में, कच्छ के रन में और दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ नमक के कण आते हैं जो एक पपड़ी के रूप में क्या है, ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं। डेल्टा प्रदेशों में समुद्री जल के भर जाने से लवण मृदाओं का विकास क्या हो, बढ़ावा मिलता है। अत्यधिक सिंचाई वाले गहन कृषि क्षेत्रों में, विशेष रूप से हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में उपजाऊ जलोढ़ मृदाएं भी क्या होती हैं, लवणीय होती जाती हैं। शुष्क जलवायु वाली दशाओं में अत्यधिक सिंचाई केशिका क्रिया को बढ़ावा देती है। इसके परिणाम स्वरूप नमक ऊपर की ओर बढ़ता है और मृदा क्या होती है, सबसे ऊपर परत में नमक जमा हो जाता है। इस प्रकार के क्षेत्रों में विशेष रूप से क्या है, पंजाब, हरियाणा में मृदा की लवणता की समस्या से निपटने के लिए जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है। मतलब जो मृदा क्या होती है, लवणीय हो जाती है, उसमें क्या डालने की सलाह दी जाती है, जिप्सम। अब पीटमय मृदाएं देख लीजिए। कह रहा है ये मृदाएं भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो
अतः इन क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थ बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं, जो मृदा को ह्यूमस और पर्याप्त मात्रा में जैव तत्व प्रदान करते हैं। इन मृदाओं में जैव पदार्थों की मात्रा क्या होती है? 40 से 50% तक होती है। ये मृदाएं सामान्यतः गाढ़े और काले रंग की होती हैं। अनेक स्थानों पर ये क्षारीय भी हैं। ये मृदाएं अधिकतर बिहार, कहाँ? तो बिहार के उत्तरी भाग, उत्तरांचल के दक्षिणी भाग और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, उड़ीसा और तमिलनाडु में पाई जाती है। अब वन मृदाएं देख लीजिए। वन मृदाएं वन के नाम से ही संबंधित है। कह रहा है अपने नाम के अनुरूप ये मृदाएं पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में बनती हैं। इन मृदाओं का निर्माण पर्वतीय पर्यावरण में होता है। इस पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार मृदाओं का गठन और संरचना बदलती रहती है। घाटियों में ये दुमटी और पांसू होती हैं तथा ऊपरी ढालों पर ये मोटू कण वाली होती हैं। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का आच्छादन होता रहता है और ये अम्लीय और कम ह्यूमस वाली होती हैं। निचली घाटियों में पाए जाने वाली मृदाएं उर्वरक होती हैं। ऊपर की गई चर्चा से स्पष्ट है कि मृदाएं, उनका गठन, अब देखिए मृदा वन मृदा के बाद समाप्त होता है ये मृदा का वर्गीकरण। कह रहा है कि जो भी डिस्कस हमने किया ऊपर मृदा के बारे में, तो उनका मुख्य रूप क्या आया कि गठन, गुण और प्रकृति फसलों, पौधों और वनस्पति के अंकुरण के वृद्धि के लिए अति क्या है? महत्वपूर्ण है। क्या? तो उनका गठन। मृदाएं जीवित तंत्र होती हैं। किसी भी अन्य प्राणी की तरह यह विकसित, क्षय तथा निम्नीकृत होती हैं। यदि समय पर उनका सही उपचार किया जाए तो उनमें सुधार भी होता है। मृदाएं उस तंत्र के अन्य घटकों पर क्या करती हैं? गहरा प्रभाव डालती हैं, जिसका वे स्वयं एक अंग होती हैं। अब मृदा अवकर्षण देख लीजिए। मोटे तौर पर मृदा अवकर्षण को मृदा की उर्वरता के ह्रास के रूप में परिभाषित किया जाता है। मृदा अवकर्षण का मतलब क्या हो गया? मतलब मृदा की उर्वरता में कमी यानी ह्रास। इसमें मृदा का क्या होता है? पोषण स्तर जो होता है गिर जाता है तथा अपरदन और दुरुपयोग के कारण मृदा की गहराई क्या होती है? कम होती जाती है। भारत में मृदा संसाधनों के क्षय का मुख्य कारक मृदा अवकर्षण है। मतलब मृदा का उर्वरता में जो ह्रास हो रहा है उसी को क्या कहते हैं? मृदा का अवकर्षण कहते हैं। और मृदा अवकर्षण की दर जो है भूआकृति, पवनों की गति, वर्षा की मात्रा के अनुसार एक स्थान पर दूसरे स्थान पर भिन्न होती है। मतलब उर्वरता जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या क्या भिन्न होती है, क्यों होती है? तो उनकी भूआकृति, बनावट कैसी है, पवन की गति क्या है और वर्षा की मात्रा क्या है, इसके आधार पर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होती है, इनमें भिन्नता पाई जाती है। मृदा अपरदन देखते हैं फ्रेंड्स। अब मृदा आवरण का विनाश जो है, मृदा जो है उसके जो ऊपरी परत है उसका जो विनाश ही क्या है? अपरदन कहलाता है। बहते जल और पवनों की अपरदनात्मक प्रक्रियाएं तथा मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं साथ साथ क्या होती हैं? घटित होती रहती हैं। सामान्यतः इन दोनों प्रक्रियाओं में संतुलन बना रहता है। धरातल से सूक्ष्म कणों के हटने की दर वही होती है जो मिट्टी की परतों में कणों के जुड़ने की होती है। कई बार प्राकृतिक अथवा मानवीय कारकों से यह संतुलन क्या होता है? बिगड़ जाता है, जिससे मृदा के अपरदन की दर बढ़ जाती है। मृदा अपरदन के लिए मानवीय गतिविधियां भी काफ़ी हद तक उत्तरदायी हैं। जनसंख्या बढ़ने के साथ भूमि की मांग भी बढ़ने लगती है। मानव बस्तियों, कृषि, पशुचारण तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन तथा अन्य प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? साफ कर दी जाती है। मृदा को हटाने और उसका परिवहन कर सकने के गुण के कारण पवन और जल मृदा अपरदन के दो शक्तिशाली कारक हैं। कौन कौन शक्तिशाली कारक हैं? तो पवन और मृदा के जो शक्तिशाली कारक हैं, पवन द्वारा अपरदन शुष्क और अर्धशुष्क प्रदूषण महत्वपूर्ण होता है। अब भारी वर्षा और खड़ी ढाल वाले प्रदूषण बहते जल द्वारा क्या होता है? अपरदन महत्वपूर्ण होता है। जल अपरदन अपेक्षाकृत अधिक गंभीर है और यह भारत के विस्तृत क्षेत्रों में रहा है। जल अपरदन दो रूपों में होता है। किस तरह से? एक परत अपरदन होता है, दूसरा क्या होता है? अवनालिका अपरदन होता है। मतलब एक परत के रूप में कटाव होता है मिट्टा, दूसरा क्या होता है? अवनालिका, मतलब नालियों के कटाव के रूप में होता है। यह दो तरह से जो अपरदन होता है वो जल अपरदन के अंतर्गत आता है। आइए देखते हैं इसको। परत अपरदन में क्या होता है? तो समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा के बाद होता है। इसमें मृदा क्या है? हटना आसानी से दिखाई भी नहीं देता है, किंतु यह अधिक हानिकारक है क्योंकि इससे मिट्टी की सूक्ष्म और अधिक उर्वर व ऊपरी परत क्या होती है? हट जाती है।
मतलब जब बारिश होती है तो जो मिट्टी है इस पर जो पड़ती है तो ये क्या होती है, कट करके बह जाती है और ये हमें दिखाई भी नहीं देती है। वही क्या है, परतदार अपर्दन कहलाता है। अवनालिका अपर्दन सामान्यतः क्या था, तीव्र ढालों पर होता है, यानी जहाँ तीव्र ढाल होता है यानी पठार या पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह का कटाव ज़्यादा दिखाई देता है। किस तरह का, अवनालिका। ये क्या होता है, तो कृषि भूमियों को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देता है जिससे वे कृषि के लिए अनुपयुक्त रहती है। मतलब अवनालिका का मतलब ऐसे ऐसे काट देगा, मिट्टी यहाँ से कट के निकल जाएगी और यहाँ जो है बचा रहेगा, इधर बचा रहेगा। तो इससे क्या हो जाता है, मिट्टी क्या होती है, खंडित हो जाती है और कृषि के लिए क्या हो जाती है, अनुपयुक्त हो जाती है। कह रहा है जिस प्रदेश में अवनालिका अथवा बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं उसे उत्खात भूमि स्थलाकृति कहते हैं। अब उदाहरण क्या है, तो चंबल नदी जो है कि द्रोणी क्या करती है, बीहड़ विस्तृत है। इसके अतिरिक्त ये तमिलनाडु मतलब चंबल जो नदी है ये बहुत ज़्यादा अवनालिका उसके आसपास क्षेत्रों में देखा जा सकता है, उसकी द्रोणी में। द्रोणी आप समझ रहे हैं, जैसे ये कोई नदी चलती है, ठीक है, और इसका जो प्रसार होगा ये सब क्या कहता है, इसकी द्रोणी कहलाती है, ठीक है, इस नदी की। इसके अतिरिक्त कह रहा है तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल में भी पाए जाते हैं। देश की लगभग 8000 हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष बीहड़ में परिवर्तित हो जाती है। किस तरह के क्षेत्रों में अवनालिका अपर्दन संभव कह रहा है, ये आप देखिए। मृदा अपर्दन भारतीय कृषि के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है। इसके दुष्प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ते हैं। नदी की घाटियों में अपर्दित पदार्थों के जमा होने से उनकी जल प्रवाह क्षमता घट जाती है। इससे प्रायः बाढ़ें आती हैं तथा कृषि भूमि को क्या होती है, क्षति पहुँचाती हैं। वनोन्मूलन मृदा अपर्दन के प्रमुख कारणों में से एक है। पौधे की जड़ें मृदा को बांधकर रखकर अपर्दन को रोकती हैं। पत्तियां और टहनियां गिराकर वे मृदा में ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि करती हैं। वास्तव में संपूर्ण भारत में वनों का विनाश हुआ है, लेकिन मृदा अपर्दन पर उनका प्रभाव देश के पहाड़ी भागों में अधिक पड़ा है। भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि काफ़ी बड़ा भाग अति सिंचाई के प्रभाव से लवणीय होता जा रहा है। मृदा के निचले संस्तरों में जमा हुआ नमक धरातल के ऊपर आकर उर्वरता क्या करता है, नष्ट कर देता है। रासायनिक उर्वरक भी मृदा के लिए हानिकारक है। जब तक मृदा को पर्याप्त ह्यूमस नहीं मिलता, रसायन इसे कठोर बना देते हैं और दीर्घकाल में इसमें उर्वरता घट जाती है। यह समस्या नदी घाटियों की परियोजनाओं के उन सभी समादेशी क्षेत्रों में अधिक होती है जो हरित क्रांति के आरंभ में लाभभोगी थे। अनुमान के अनुसार भारत की कुल भूमि का लगभग आधा भाग किसी न किसी क्षेत्र में अवकर्षण से प्रभावित है। प्रतिवर्ष भारत में अवकर्षण के कारक लाखों टन मृदा क्या होती है, उसके पोषक तत्वों का ह्रास होता है, जिसके कारण दुष्प्रभाव हमारी राष्ट्रीय उत्पादन पर पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि मृदाओं के उद्धरण और संरक्षण के लिए तत्काल उपाय किए जाने चाहिए। कहने का तात्पर्य ये फ्रेंड्स कि हर साल जो है भूमि का क्या हो रहा है, अपर्दन हो रहा है, मृदा का क्या हो रहा है, अवकर्षण हो रहा है। हरित क्रांति जिन क्षेत्रों में रहा, जैसे पंजाब हरियाणा क्षेत्रों में हरित क्रांति पहले रहा, तो वहाँ क्या है, बहुत ज़्यादा सिंचाई करने से जो मिट्टी के अंदर जो लवण है वह ऊपर आ रहा है, इससे उर्वरता क्या हो रही है, कम होती जा रही है। और दूसरा जो बीहड़ कटाव हो रहा है, अवनालिका कटाव हो रहा है, इससे भी जो है मिट्टी की उर्वरता खत्म होती जा रही है। तो अगले चैप्टर में फ्रेंड्स इसके बाकी पार्ट और अभ्यास के प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज का ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आता है तो फिर से कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।